तो हेलो विनीशन वीनस चेम्बर के 1 आवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये इस सीरीज में आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, लेकिन पूरे 1 आवर में। तो चलिए फटाफट हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए, इतना टाइम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 है ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो नाम से उठाते हैं, सबसे पहले हम लाइट के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। अच्छा, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं है, वो लाइट आ गई लाइट चली गई वाली। ये लाइट एक्चुअल में लाइट है। लाइट का मतलब रोशनी, ठीक है। तो लाइट के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। तो देखिए, लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम होता है फोटोन। अब अगर मुझसे आपसे पूछें कि फोटोन क्या होते हैं, तो फोटोन इज जस्ट लाइक एनर्जी जो होती है ना, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट टाइप के होते हैं, छोटे छोटे, जैसे लेज का पैकेट होता है, टॉफी का पैकेट होता है, वैसे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। इनसे मिलकर बनती है लाइट। जैसे पानी जो होता है, पानी H2O के छोटे छोटे मतलब पार्टिकल से मिलकर बनता है, वैसे ही लाइट जो होती है फोटोन से मिलकर बनती है। पहली चीज। दूसरी चीज, लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो लाइट की जो स्पीड होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा हमेशा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 30 करोड़ मीटर के 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर जाती है। बहुत ज्यादा फास्ट। चलिए, ये तो हो गया लाइट के बारे में। अब इस चैप्टर में मेन हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। क्या एग्जांपल है सर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गली क्रिकेट। गली क्रिकेट मतलब जो गली वाले में जो हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो अगर किसी ने क्रिकेट नहीं खेला तो वो बैडमिंटन या फिर मतलब बैडमिंटन वगैरह से रिलेट कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बड़ी मुश्किल, एक तो बॉल बॉल का बड़ा चक्कर रहता है उसमें। तो जैसे मान लीजिए किसी ने बॉल कराई, तो बॉल जो है वो इसने मारी। अब मान लीजिए सामने की तरफ, एकदम सामने आंटी का घर है, ठीक है। आंटी का घर है और ये आंटी की विंडो। तो अब जो बॉल है, ठीक है, अब भाई दिक्कत होती है ऐसे में। अब सामने ही आंटी का घर है, तो बॉल लगेगी तो वहां पे जाने के चांसेस हैं ही। तो बॉल जो होती है वो ज्यादातर जो होती है, बहुत बार तो लगती है आंटी की दीवार पे। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अब बॉल दीवार पे लगेगी तो बॉल वापस आ ही जाएगी, है ना। दीवार पे लग के अंदर तो चली नहीं जाएगी, तो बॉल टकरा कर वापस आ जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब भाई बॉल जाती है और लग जाती है आंटी की विंडो पे। अब भाई विंडो कमजोर है और हम तो खेलते फ्लैश की बॉल से जो हार्ड की होती है, तो वो विंडो तोड़ के बॉल अंदर, और फिर आंटी बाहर आती है, बॉल बाहर नहीं आती। चलो ठीक है। तो अब ये तो दो चीजें हो गई। तो कई बार एक केस में बॉल अंदर, एक केस में बॉल बाहर। अच्छा, बॉल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, दीवार पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर सामने दीवार हुई तो फिर बॉल वापस आ जाती है। अगर सामने विंडो ही जो कांच की बनी होती है तो बॉल अंदर चली जाती है। सेम चीज, सेम चीज क्या होती है लाइट के साथ होती है। क्या होती है, लाइट भी ट्रैवल करती है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, हम चलते फिरते रहते हैं, वैसे लाइट भी ट्रैवल करती है। अब जब लाइट ट्रैवल करती है तो सामने बहुत सारी चीजें आती रहती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए लाइट के सामने आई एक पॉलिश चीज। अब आप बोलेंगे सर पॉलिश चीज क्या होती है? तो पॉलिश चीज जैसे जैसे मिरर होता है, जैसे थाली होती है। थाली होती है चमकदार एकदम से, जो चमक रही होती है, जिसमें आप अपनी सूरत देख पाते हैं। ये कुछ होती है पॉलिश चीजें, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा और डीप में समझेंगे, पॉलिश चीजें क्या होती है। तो समझ गए होंगे आप, पॉलिश चीजें जो चमकदार टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर लाइट के सामने पॉलिश चीज है, पॉलिश, तो लाइट टकराकर और वापस आ जाती है। अगर सामने कोई पॉलिश चीज आई तो लाइट टकराकर वापस आ जाती है। बट मान लीजिए कि पॉलिश चीज ना आके सामने जो आई वो एक अनपॉलिश चीज आई। अनपॉलिश जैसे कि आपका मिरर है, मिरर नहीं, आपका कोई ग्लास है, आपकी कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ठीक है, पन्नी है। समझ में आया? ये जो ट्रांसपेरेंट चीजें टाइप की होती है, ठीक है। तो सामने अगर आई कोई अनपॉलिश चीज, अनपॉलिश, तो इन दैट केस क्या होता है, अगर कोई अनपॉलिश चीज है जो ट्रांसपेरेंट टाइप की है, इन दैट केस क्या होती है, जो लाइट होती है वो जाएगी। नॉर्मली जो लाइट है वो जाएगी, टकराएगी, एंड देन अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इन दैट केस देखिए, यहाँ पर दो केसेस हो गए। पहले केस में लाइट टकराकर वापस आ रही है, दूसरे केस में लाइट अंदर जा रही है। लाइट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड कर रहा है उस सरफेस पे जिस पे लाइट टकरा रही है। अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो फिर वापस आ जाएगी। अगर सरफेस अनपॉलिश्ड है, ट्रांसपेरेंट है, मैं ट्रांसपेरेंट लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, इन दैट केस लाइट वापस आए तो अंदर चली जाएगी, ठीक है। सेम चीज जैसे बॉल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, दीवार पे डिपेंड कर रहा था। सामने दीवार आई तो वापस आ जाएगी, अगर खिड़की है तो अंदर चली जाएगी। चलिए डन। अब इन्हीं दोनों केस पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। पूछेंगे सर कैसे? देखो बहुत सिंपल है भाई।
अगर पॉलिश चीज पे सरफेस पे टकराया तो लाइट के जाकर टकराकर वापस आने के जो फेनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, क्योंकि टकराकर वापस आ रही है। बट अगर मान लीजिए लाइट गई और दूसरे मीडियम में एंटर कर गई तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन टकराकर वापस आना, रिफ्रैक्शन टकराकर अंदर चले जाना। चलिए ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पहले हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो एक बार डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी एक बार देख ही चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो when a ray of a light travel through a medium, strike on a polished surface and bounce back in the same medium, वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्चुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, पॉलिश है। पॉलिश मैं बता चुका हूं आपको, जैसे पॉलिश सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जो थोड़े शाइनी टाइप के होते हैं, जो जिनसे लाइट दूसरी तरफ नहीं जा पाती, ठीक है। एंड जैसे आपका कोई मेटल सरफेस होता है, ग्लास जो मिरर होता है, ये सारे पॉली सरफेस होते हैं। तो इनके ऊपर जो लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनके ऊपर जो भी कोई भी सरफेस है, इनके ऊपर लाइट आएगी एंड देन टकराएगी एंड देन वापस चली जाएगी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साफ साफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। अब क्या होता है, रिफ्लेक्शन के साथ ना कुछ रूल्स होते हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन सिर्फ ऐसे एक नॉर्मल सा फेनोमेना, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, तो कुछ रूल्स होते हैं, इसे देख के हम कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लॉज क्या होते हैं? तो इन लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले लॉ, इस अकेले लॉ में दो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अर्थात अर्थात क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वो सरफेस था, पॉलिश सरफेस, जिसके ऊपर कोई भी लाइट जो है वो क्या कहते हैं, आके टकराती है। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई भी लाइट आएगी, टकराएगी और वापस जाएगी, अब यहाँ पर हम कुछ चीजें डिनोट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें डिनोट कर सकते हैं सर? बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये जो आने वाली लाइन है, ये जो आने वाली लाइन है, इस लाइन का एक नाम है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। चलिए ठीक है। जो जाने वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रे का मतलब लाइट, कुछ अलग नहीं है, रे का मतलब लाइट, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से 90 डिग्री पर, हाँ, इस सरफेस से 90 डिग्री पर, ओ सॉरी, हाँ, इस सरफेस से 90 डिग्री पर क्या होता है, हम एक सरफेस इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, एक सरफेस इमेजिन करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, याद रखिए, ये बार बार आपके फिजिक्स में आएगा। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है, फिजिक्स में 90 डिग्री का मतलब नॉर्मल होता है। तो ये जो सरफेस है, इससे 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ होती है, जिसे नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों, ये वाली लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही लाइन एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, है ना। दोनों ही एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। तो ये भी एक एंगल बना रही है और ये भी एक एंगल बना रही है। चलिए, ये वाला जो एंगल है इसे बोलते हैं आई। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। और ये वाला जो एंगल है इसे हम आर बोलते हैं, आप खुद ही गैस कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक है, ठीक है। अब कायदे से पहला रूल क्या बोलता है? सारी चीजें क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, आई, आर, सारी चीजें क्लियर है? कायदे से पहला रूल बोलता है कि भाई ये जो एंगल ऑफ आई है, ये हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ आर के, यानी मतलब जो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल है, हमेशा बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। सिंपल, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड मिरर आर ऑल, मतलब मिरर एट अ सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन द सेम प्लेन। अर्थात साफ साफ बताता हूँ मैं, कुछ तो मैंने फंबल कर दिया। अर्थात क्या होता है, यानी ये बोल रहा है कि भाई ये वाली जो रे है, रे नंबर 1 इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है, रे नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली जो रे है इमेजिनरी, रे नंबर 3, ये तीनों के तीनों प्लेन के एक तरफ होंगे। प्लेन के एक तरफ का मतलब ये हमारा प्लेन है, प्लेन का मतलब मीडियम समझ लीजिए। तो ये तीनों के तीनों एक ही मीडियम में रहेंगे, प्लेन के एक तरफ रहेंगे, ये तीनों के तीनों इस तरफ रहेंगे। ऑल लाइन सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे।
ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आई और आर बराबर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों प्लेन के एक ही तरफ रहेंगे, ये आपका दूसरा पॉइंट बोलता है। चलो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने क्या क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन देख चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन के बारे में रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख चुके हैं। अब हम थोड़ा मिरर मतलब देखते हैं रिफ्लेक्शन किस किस चीज में से होती है। तो देखो होता क्या है, जो हमारी जो रिफ्लेक्शन है, हमारी प्यारी राज दुलारी जो हमारी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो होती है वो आइडियली, आइडियली का मतलब 100% जो केस में होती है वो होती है मिरर में। किसमें से होती है? मिरर। अब मिरर क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। मिरर एंड समथिंग, ये सारी चीजें क्या होती है। हमारा जो मिरर होता है वो होता है नॉर्मली हमारे पास एक ग्लास का पीस होता है, प्लेन ग्लास मान लीजिए, ठीक है, एक ग्लास का पीस होता है एंड एक ग्लास के पीस के ऊपर पीछे सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है, ठीक है, सिलिकॉन या फिर किसी और मटेरियल की कोटिंग की जाती है। एंड इस सिलिकॉन या फिर ये किसी और जिसका भी मतलब ये जो कोटिंग करी जाती है, इससे क्या हो जाता है, ये चीज जो हो जाती है ओपैक हो जाती है, इससे कोई लाइट दूसरी तरफ पास ऑन नहीं कर पाती, सारी की सारी लाइट वापस अंदर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कायदे से मिरर बोलते हैं। अब मिरर इसी तौर पे तीन हिस्सों में बांटा गया है या तीन टाइप्स में आता है। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल। प्लेन तो आप जानते ही हैं, प्लेन मिरर जो अभी जस्ट मैंने बनाया यही हमारा प्यारा सा प्लेन मिरर है। ये नॉर्मली एक मिरर सा होता है जिसके पीछे की तरफ पॉलिश होती है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर गोल मिरर होते हैं। स्फेयर, गोल, ठीक है। तो ये गोल मिरर्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये गोल हो सकता है या ये गोल हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों ही तो गोल है। नहीं, एक में पीछे की तरफ शेडिंग है या फिर पॉलिश है, एक में आगे की तरफ पॉलिश है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को, इन दोनों को एक अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है इन सब के? ये वाला जो है इसको थोड़ा और मैं अलग से अगर ड्रॉ करके बताऊं तो ये वाला जो है जिसमें पीछे की ओर मतलब धसा हुआ है आगे से और पीछे की ओर जो है वो पॉलिश है, इस वाले को हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, याद करने का तरीका याद रखिए। याद करने का तरीका, दैट इज केव। केव का मतलब होता है घुसा, सॉरी, गुफा। गुफा। तो ये अंदर की ओर धसा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका, ठीक है। डन। दूसरा, अगर मान लीजिए जो शेडिंग है वो आगे मतलब धसे हुए पार्ट की जगह इस तरफ की तरफ होती है तो इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए, वेक्स मतलब आगे की ओर निकला होता है, पीछे की ओर शेडिंग होती है। तो दिस इज कॉनकेव। कनकेव यानी धसा हुआ पीछे की ओर शेडिंग, और कन्वेक्स यानी अगेन ये मतलब पीछे की ओर आगे की ओर शेडिंग। चलिए, तो एक में इस तरफ शेडिंग है, एक में इस तरफ शेडिंग है, कुल मिला के कनकेव एंड कन्वेक्स। डन। तो अब इन दोनों पे ही मतलब ये दोनों जो दोनों के दोनों जो मिरर हैं ये काम कैसे करते हैं, अब थोड़ा हम और थोड़ा टॉपिक को एनहेंस करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें साफ साफ इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है भाई, मेन टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। क्या टॉपिक है मेन? इमेज फॉर्मेशन। हमें ये पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन। अब ये इमेज फॉर्मेशन क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन का साफ साफ मतलब होता है भाई मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट को मैंने, मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, बीच में मैंने मिरर को रखा हुआ है या लेंस को रखा हुआ है, आगे जाके लेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी ये जो इमेज है यानी हल्के हल्के जो शैडो है वो कहाँ बनेगी? वो यहाँ बनेगी या कहाँ बनेगी? समझ में आ रहा है ना? शैडो, परछाई, ठीक है, कहाँ पर बनेगी। चलिए, तो यही है इसमें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, मिरर को कहाँ रखूंगा, तो परछाई कहाँ बनेगी, यही पूरे इस चैप्टर में यही है। तो देखते हैं सारी चीजें वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग की तारीफ मत करिएगा, मेरी ड्राइंग सही में बहुत अच्छी है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के सबसे पहले हम बेसिक्स सीख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो बेसिक क्या है, मैं सारे के सारे जितने भी बेसिक्स मैं डोमिनेटली मैं कॉनकेव से सिखाना स्टार्ट करूँ। कॉनकेव में इजी होता है समझना। तो बेसिक्स देखते हैं। तो देखिए बेसिक क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है और ये पीछे की तरफ इसकी शेडिंग हो रखी है। चलिए, अब कॉनकेव मिरर में अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक इमेज, चलिए, जो कनकेव मिरर सबसे पहले इस मिरर में एक इमेजिनरी लाइन डलेगी एकदम सीधी सी,
इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए सब कुछ इसी लाइन के ऊपर नीचे होगा, सब कुछ इसी लाइन के ऊपर नीचे होगा। इमेजिनरी लाइन है, रियल नहीं है, अभी कुछ भी रियल नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा उसके बाद होता है यहाँ पर, ये जो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर कट रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। पोल। चलिए और कुछ चीजें देखते हैं। अच्छा, ये जो मिरर है ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब क्या? मतलब ये कोई सर्कल बना रहा होगा, हाँ या ना? सर्कल तो बना रहा होगा। अगर मैं इसे कवर करूंगा तो ये कोई सर्कल बना रहा होगा, ऐसे करके आगे जाके कोई सर्कल बना रहा होगा। अब इस सर्कल का होगा एक सेंटर, इस सर्कल का होगा एक सेंटर। नॉर्मली किसी हर सर्कल का एक सेंटर होता है, तो इस सर्कल का भी होगा। यहाँ पर भी इसे नॉर्मल सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी सेंटर ही है। बस इस सेंटर को एक और चीज बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉट सेंटर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाई इट इज कर्वेचर? क्योंकि ये सेंटर किसी सर्कल का नहीं है, ये इतने से पार्ट एक कर्व का सर्कल, मतलब पूरा सर्कल नहीं है हमारे सामने, एक कर्व का सेंटर है, दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक और चीज आगे बात करते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एग्जैक्ट आधी दूरी पर होता है एक और पॉइंट जिसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, डिनोटेड बाय एफ, फोकस। चलिए फोकस डन हो गया। तो सेंटर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, प्राइम प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कुछ और चीजें बात करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैं रखूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मैं रखूंगा, तो मैं इमेजिन करूंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहा हूँ। ऊपर का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई बॉटल या फिर कोई मोमबत्ती रख रहा हूँ। तो अगर मैं कोई मोमबत्ती रख रहा हूँ, ठीक है, तो मोमबत्ती जो है वो यहाँ रखी जाएगी, यहाँ नहीं रखी जाएगी, यहाँ रखी जाएगी। ये हमारी मोमबत्ती है, ठीक है। तो इमेजिन किया जाएगा कि मोमबत्ती जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और मान लीजिए ये जो बन रही है, ये जो मोमबत्ती है, इसकी जो एक शैडो बन रही है, वो बन रही है ऐसी। वैसे बता दूं इसकी इसमें उल्टी बनती है तो मैं उल्टी ही बना रहा हूँ। इसकी शैडो बन रही है, ठीक है, थोड़ा ये इसकी शैडो है। तो इसे, इस शैडो को हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना इमेज, और ये पूरा हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो वन 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 बाय वन हर एक का एक नाम है। क्या नाम है? ऑब्जेक्ट से लेकर, मतलब पोल से लेकर और ऑब्जेक्ट की पूरा डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू के नाम से, यू से, ठीक है। सिमिलरली इमेज से लेकर, पोल से लेकर इमेज तक की पूरी दूरी को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। आप नाइन्थ में आपको याद होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यू वी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यू एन वी। पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो इमेज आएगी, तो यू एन वी। तो ये हो गया। अच्छा, पोल से जो डिनोट कर रहे हैं देखेंगे अभी, साइन कन्वेंशन आएगा, वो भी देखेंगे। ये हो गया हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के पूरे बेसिक्स। अब इसी के ऊपर साथ ही साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, साइन कन्वेंशन। क्या होता है? साइन कन्वेंशन। चलिए, तो अभी के लिए आई थिंक इतना आपके लिए काफी होगा। ये जितनी भी चीजें होती हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, इमेज एंड समथिंग डिस्टेंस वगैरह, ये सब हो गया। चलो दैट, तो ये थे आपके इमेज फॉर्मेशन के बेसिक। क्या क्या थे, क्या क्या इमेज फॉर्मेशन में? यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है, इमेज डिस्टेंस, सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है, फोकस, पोल है, एंड प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है। बस ये कुछ चीजें हैं जो इमेज फॉर्मेशन में हमें पढ़नी है, इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स में। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। तो चलिए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के अब हम रूल देखते हैं। हाँ, इमेज फॉर्मेशन रूल्स। तो देखिए रूल्स क्या क्या है। देखिए, ऑब्वियसली मैं सारे के सारे जितने भी रूल्स है मैं कॉनकेव से ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स भी साथ साथ में समझा दूंगा, बट मेन चीज कॉनकेव से ज्यादा इजीली समझ में आएंगे। तो देखिए रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल, ठीक है,
जैसे आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कॉन्केव है, ठीक है। अब कॉन्केव में ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। चलिए पहला रूल, अगर कोई लाइट रे सीधी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे सीधी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। अगर लाइट रे सीधी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी, पहला रूल, ठीक है। चलिए सेम चीज इसमें भी है। अगर आप इसमें भी देखें, कन्वेक्स में भी अगर आप देखें पीछे की तरफ जिसमें पॉलिश होती है, तो इसमें भी सेम ही है। अच्छा, कन्वेक्स का जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दोनों इस तरफ होंगे। क्यों? बहुत सिंपल है, क्योंकि सर्कल उस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर लाइट रे आती है और टकराती है सीधी, तो लाइट रे तो पीछे ऐसी ऐसी चली जाएगी, क्योंकि अंदर तो घुस नहीं जाएगी, बट इमेजिनरी लाइन जो है फोकस से पास करेगी, इमेजिनरी रे। अब ये इमेजिनरी बाद में देखेंगे, दैट्स हम अभी क्लियर नहीं करना, आप कॉनकेव पे ध्यान दीजिए। चलिए सेकंड वाला केस, सेकंड वाला केस, सेकंड रूल, सॉरी, सेकंड रूल ये रहा मेरा सेकंड रूल, डन। चलिए, तो ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा मेरा पोल। सेकंड रूल क्या बोलता है? अगर कोई लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है, तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी, है ना? मजाक सेम ही है। अगर पैरेलल आई तो टकरा के फोकस से पास, अगर फोकस से पास करती है तो टकरा के पैरेलल, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा हो गया, पैरेलल हो जाएगी। चलिए थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बहुत सिंपल सा बोलता है, हाँ, थर्ड रूल बहुत सिंपल सा बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, तो मान लीजिए अगर कोई लाइट रे आती है और डायरेक्टली टकराती है पोल पे, डायरेक्टली कहाँ टकरा रही है? पोल पे। तो अगर डायरेक्टली अगर ये टकरा रही है पोल पे, तो जितने एंगल से टकराई है उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। एग्जैक्टली जितने एंगल से टकराई है उतने ही एंगल से वापस। कुछ याद आ रहा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से वापस, ये थर्ड रूल है। चलिए चौथा रूल, लास्ट, बस लास्ट 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 लास्ट, ओके। चौथा रूल, चौथा रूल क्या बोलता है? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। चौथा रूल बोलता है कि अगर कोई लाइट रे टकराती है, आती है डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई लाइट रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जितने जैसे आएगी वैसे की वैसी चली जाएगी, उसमें कोई भी टिल्टिंग, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे आएगी वैसी चली जाएगी। अब एक लॉजिक लगाओ, अगर तुम इसको, इस पूरे सर्कल को अगर तुम कंप्लीट करते हो, तो ये क्या चीज है? इसको अगर तुम थोड़ा और कंप्लीट करोगे, तो ये क्या चीज है? ये डायामीटर है, डायामीटर है ना, ये डायामीटर एक्चुअल में सर्कल का। तो दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी लाइट जाएगी वो वापस ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे चार रूल, रूल मतलब इमेज फॉर्मेशन के। अब हम इन्हीं से ही इमेज फॉर्म करेंगे। चलिए तो अब आगे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन मतलब कि केसेस कितने होते हैं, और इसी तरह अब हम डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन पे धावा बोलने वाले हैं। चलो अब तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस कितने होते हैं। तो मतलब अभी तक हमने देखो हमने क्या देखा है, अब तक हमने इमेज फॉर्मेशन के फंड बेसिक्स देखे हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होने वाली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकस एंड पोल वगैरह सारी चीजें क्या होती हैं, ओवरव्यू। फिर हमने देखा इमेज फॉर्मेशन रूल कैसे होंगे। अब हम इमेज फॉर्म करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम फटाफट लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और अब हम केसेस देखेंगे इसके। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर का करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। चलिए तो सबसे पहला केस हम लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटे में ट्राई करेंगे मुझे। सबसे पहला हम केस लेंगे। मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अरे हम्म, तो मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है एंड सबसे पहला केस ये है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर, ये हमारा पोल। पहला केस क्या है
कि मान लीजिए जो लाइट रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, जैसे सूरज, चांद, चांद से तो रोशनी आती है, स्टार्स वगैरह एंड समथिंग, बहुत ज्यादा दूर जो है, बहुत ज्यादा दूर, या फिर थोड़ा पास के, मतलब बहुत ही जैसे मान लीजिए जैसे कोई क्या नाम था, कोई मतलब बादल वगैरह से जो रोशनी वगैरह आ रही होती है, बहुत ही ज्यादा दूर इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, इन्फिनिटी ये साइन होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत, बहुत ज्यादा दूर। तो इतनी दूर से जब भी कोई लाइट रेज आती है, ध्यान से सुनिएगा, इतनी दूर से जब भी कोई लाइट रेज आती है हमेशा पैरेलल आती है, ठीक है, सीधी आती है। तो जब भी लाइट रे आएगी पैरेलल आएगी। अब ऑब्वियसली पहला देखिए, इमेज फॉर्मेशन के पहली चीज समझ लीजिए, इमेज फॉर्मेशन हमें इसमें देखना क्या क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बनी है, इमेज का साइज कैसा है, ठीक है, इमेज का साइज कैसा है, और इमेज का नेचर कैसा है, इमेज नेचर। अब ये चारों चीजें मैं एक एक करके, उसके बाद एक एक करके सबको डिटेल में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर ये, अच्छा एक और चीज, इमेज बनेगी कैसे ये भी समझ लीजिए। इमेज कैसे बनेगी, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर इमेज बनी है। तो देखिए, जहां पर भी दो लाइट रेज आपस में कट कर जाएंगी, दो लाइट रेज जहां पर भी कट करेंगी वहां पर इमेज बनती है। जहां पर दो लाइट रेज कट कर जाती है वहां पर इमेज बन जाती है, ठीक है। चलिए, इतना नॉलेज आई थिंक आपको काफी है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लाइट रे, पहली लाइट रे इंफिनिटी से जब भी कोई लाइट रे आएगी सीधी आएगी, तो सीधी आएगी, टकराएगी, एंड देन अगर कोई भी लाइट रे सीधी आती है टकराती है तो कहां से पास करती है, रूल नंबर 1, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी टकराएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो पैरेलल आई टकराई, फोकस से पास, फोकस। अगेन दूसरी कोई लाइट रे आई, मान लीजिए कोई और लाइट रे आई, वो भी पैरेलल आई टकराई, कहां से पास करेगी, फोकस से। तो देखिए दो लाइट रे यहाँ पर ही कट कट चुकी हैं, तो मैंने कहा क्या बोला था, जहां पर भी दो लाइट रे कटेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो यही देखिए, आगे की सारी लाइट रे यहीं कटने वाली है, और भी एक और भी अगर लाइट रे आएगी और वो सीधी ही आएगी तो वो टकराने के बाद फोकस से ही पास करेगी। तो सारी लाइट रे कहाँ कट रही है, फोकस पे, तो यानी इमेज यही बनने वाली है। तो वन बाय वन हम एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था भाई, ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पर, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है फोकस पे, इमेज क्या कहाँ बनी है, फोकस पे, फोकस पे। इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज है हाईली डिमिनाइज, हाईली डिमिनाइज। डिमिनाइज का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनाइज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज, इन शॉर्ट पॉइंट साइज। एंड लास्ट, इमेज का नेचर। अब नेचर ऑफ द इमेज समझिए, देखिए जो इमेज होती है वो दो टाइप की होती है, क्या होती है, इमेज जो होती है वो दो टाइप की होती है, मैं समझाता हूँ एक बार। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो दो टाइप की होती है, वन सेकेंड। पहली होती है रियल एंड इन्वर्टेड, मैं इन्वर्टेड तो आप जानते हैं, इन्वर्टेड। एंड दूसरी होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझिए। रियल एंड इन्वर्टेड वो होती है जो आप स्क्रीन पे ले पाए, हाँ, रियल इन्वर्टेड वो इमेजेस होती हैं जो आप स्क्रीन पे ले पाए, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट जो होती है वो आप स्क्रीन पे नहीं ले पाते। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, अभी जैसे जैसे हम समझते रहेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए अभी देखते हैं। तो एक और चीज, अब जानने का तरीका क्या होता है, अगर आपको कभी भी समझना हो कि रियल इन्वर्टेड और मतलब ये जो होती है कहाँ कैसे, ये तो नॉर्मल, ये तो डेफिनेशन है, अब पहचानेंगे कैसे। तो बहुत नॉर्मल सा मेरा एक लॉजिक है, ध्यान रखिएगा हमेशा माइंड में। अगर जो इमेज जहां बननी चाहिए वहां बनी है, अगर इमेज जहां बननी चाहिए वहां बनी है तो वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। बट अगर जहां बननी चाहिए वहां नहीं बनी है तो वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कायदे से बताता हूँ, ये क्या है, ये मिरर है, मिरर में लाइट रे आएगी टकराएगी इसी तरफ आने वाली है। तो अगर इस तरफ बनी, हमें हमेशा लाइट रे टकरा के इसी तरफ आने वाली है, इसी तरफ आएगी तो इसी तरफ कटेगी भी। तो अगर इस तरफ कटी, इस तरफ बनी इमेज, तो वो होगी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे इस केस में भी है रियल एंड इन्वर्टेड। बट अगर इस तरफ ना बन के उस तरफ बनी, जो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, कैसे भाई, लाइट रे यही मिरर है, ये मिरर, उस तरफ तो लाइट जा ही नहीं सकती, तो जब उस तरफ लाइट ही नहीं जा सकती तो उस तरफ इमेज कैसे बन सकती है।
लेकिन अगर उस तरफ इमेज बनी, तो उसे बोले वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जहां बननी चाहिए थी वहां बन रही है, जो कि इस मिरर के केस में इस तरफ है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर जहां बननी चाहिए थी वहां ना बन के दूसरी तरफ बनी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी के लिए इतना समझिए। तो ये हमें बस ये 4 चीजें देखनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनाइज या फिर पॉइंट साइज, एकदम छोटा सा। और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब बातें हैं अगले केस पे। चलिए अगला केस, सेकंड केस। सेकंड केस, हाँ चलिए सेकंड केस में क्या है, जैसे ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा पास आ चुका है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी से पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, यानी जो इस पूरे सर्कल जो सेंटर है से हल्के से पीछे। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे ऊपर एरो से हम दिखाते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज को, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखिए हमें इमेज बनानी है, तो कैसे बन सकती है। देखिए पहली लाइट रे आएगी पैरेलल, पहली लाइट रे पैरेलल आएगी, टकराएगी एंड देन फोकस के पास। आपको कोई भी 2 रूल यूज करके इमेज बनानी है। मैं जो यूज करता हूँ, मैं पहले वाला रूल यूज करता हूँ, जैसे यानी पैरेलल एंड देन फोकस के पास। एंड मैं एक रूल यूज करता हूँ पोल वाला। पोल वाला, अगर आपको याद हो पोल वाला रूल क्या था, कि जितने एंगल पे लाइट टकराएगी पोल से उतने ही एंगल से वापस आ जाएगी। तो मैं ये 2 रूल यूज करता हूँ, आप चाहे तो तीसरा चौथा कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहाँ कटी है, यहाँ पर कटी है। ठीक है, तो अब इमेज क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। जो इमेज होगी वो ये नहीं है, इमेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। हाँ, यहाँ से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जो डिस्टेंस है ये आपकी इमेज है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। अब आप देख सकते हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब अगेन हमें वो 4 चीजें देखनी है। क्या क्या थी वो 4 चीजें। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है सी से पीछे। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है सी और एफ के बीच में, है ना, सी और एफ के बीच में बनी है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा, दैट इज डिमिनाइज, डिमिनाइज। एंड इमेज का नेचर अगेन इसी तरफ बनी है जिस तरफ बननी थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए आगे करते हैं अगला केस, थर्ड केस। पोल एंड फोकस एंड सेंटर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का सा पास आके सेंटर के ऊपर ही रखा हुआ है, सेंटर के ऊपर। तो चलिए ठीक है, इस इमेज कैसे बनेगी। तो अगेन 2 रूल लीजिए, मैं वही दोनों जो मैंने पहले यूज करते मैं वो लूंगा। दैट इज पहला, जहाँ पहला सीधे आके फोकस के पास। दूसरा वाला कि मैं डायरेक्टली मैं पोल पे लाइन करूंगा एंड देन पोल से ये कटेगी यहाँ, लगभग ऐसे। ठीक है, सीधे की ओर। ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, ये ऐसी बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, या फिर मैं हल्का से इरेज कर देता हूँ, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। चलिए मैं सेकंड रूल यूज कर लेता हूँ, दैट इज फोकस से पास एंड देन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल होगी तो ये वाली लाइन जो है ये हल्की सी गलत हो गई है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। हाँ, तो ये ऐसे आएगी एंड देन डन। चलिए, अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बननी चाहिए, तो दैट्स मैंने ऐसा बनाया। आप भी जब धीरे धीरे करेंगे तो आप ऐसे बना लेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में कोई स्केल वगैरह नहीं है। तो आप बता देता फिर से। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखिए अगर आप देखें इसे तो एक एक करके सारी चीजें देखिए हुआ क्या है। ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बनी है। ठीक है, नजर आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बनी है। चलिए अब एक एक करके सारी चीजें देखिए, लिखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पे। इमेज कहाँ पर है, सी पे। इमेज का साइज सेम ही लग रहा है। एंड इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसी तरफ बनी है, जिस तरफ बननी चाहिए थी उसी तरफ बनी है। चलिए फोर्थ पे आइए, समझ में आ रहा है ना आपको सबको। चलिए आगे करते हैं। हम्म, तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। चलिए, फोकस, सेंटर, पोल। अब जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और पास आ गया, अब सी और एफ के बीच में आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, पहले आएगा टकराएगा एंड देन फोकस के पास,
दूसरे में, अच्छा मैं जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा, ये हो जाता है मेरे से। एंड सेकंड वाले केस में ऐसे करके, एंड अब ये टकराएगा आगे जाके काफी। तो ये दोनों यहाँ टकरा रहे हैं, अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं तो ये इस तरफ टकरा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं क्या डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारी इमेज ये है, हाँ ये हमारी इमेज है, वो मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट और ये मेरी इमेज। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी, मोमबत्ती, बॉटल, और ये इमेज बनेगी बॉटल की, ठीक है। तो लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सी से पीछे। और इमेज का साइज क्या है, एल लार्ज, बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एल लार्ज। एंड इमेज का नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल है और उल्टी बनी हुई है। पांचवा केस देखते हैं। उफ, चलिए तो पांचवे वाले केस में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही खड़ा है, तो फोकस पे पहले टकरा के एंड देन फोकस से ही पास हो जाएगा। अब दूसरा वाला केस आप ले सकते हैं, मैं पी वाला ही लूंगा। एंड अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल आ चुकी है। अब देखो पैरेलल जो लाइन होती है वो हम मानते हैं, दैट इज वैसे तो कहीं नहीं कटती, बट हम मानते हैं कि हाँ अगर इमेज बनेगी ही जबरदस्ती की, तो पैरेलल लाइन में भी इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, है ना। वैसे तो नहीं बनती, लेकिन अगर आप कल कभी देखा हो तो रेल की पटरियां आपने देखी होंगी। रेल की पटरियां जो होती है वो ऐसे वैसे तो पैरेलल होती है एक दूसरे के, बट जब आप उन्हें सामने से देखते हैं तो वो ऐसे करके जाते 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 आपको नजर आती है, कहीं ना कहीं जाके मिल जाए। हालांकि वो दोनों पैरेलल होती हैं। वैसे ही इमेजिनरी वर्ल्ड में हम मानते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, और वो कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी इन्फिनिटी पे। तो यानी हमारा जो इमेज भी बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी और ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है। चलिए ठीक है, तो इनको एक बार लिखिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है इन्फिनिटी पे, इमेज का नेचर हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, एनलार्ज, और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड तो साथ ही चल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कभी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, दैट इज देखते हैं। चलिए अब इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट जो है वो एफ से भी आगे है तो टकराएगा एंड देन फोकस के पास। दूसरे वाले केस में पोल एंड देन पोल। अब अगर आप देखें तो कायदे से तो आगे भी नहीं मिल रही, आगे भी नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे, हमें पीछे की ओर कर देंगे। अब ये जो होती है वर्चुअल रेज होती है, मतलब एक्चुअल में ये रेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट हम मान रहे हैं कि ऐसी वर्चुअल रेज है। रियल रेज ये है, ये वर्चुअल रेज है, ठीक है। ये बना देते हैं हम, मुझे भी नहीं समझ आता क्यों ही बनाते हैं, बट ये हम बना देते हैं। और ये जो अल्टीमेटली बनी है ये पीछे की ओर बन रही है, ठीक है। और देखो वर्चुअल रेज है तो इमेज भी वर्चुअल ही बनने वाली है, ठीक है, पीछे बन रही है। तो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली ये है हमारी वर्चुअल इमेज, जो हम तब से बोल रहे थे। रियल इमेज तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये हमारी वर्चुअल इमेज है जो एक्चुअल में लगता है बन ही नहीं सकती, कैसे बन सकती है जब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो है एफ और पी के बीच में। इमेज कहाँ है, इमेज है बिहाइंड द मिरर, द मिरर। और इमेज का साइज एनलार्ज, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, बस बड़ी है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल बनी है और उल्टी बनी है। ये हो गए हमारे 6 के 6 केसेस किसके, ये हमारे 6 के 6 केसेस हो गए हैं कॉन्केव मिरर के। बहुत सिंपल है। अब देखो सिंपल भाषा में अगर मैं एक ही लाइन में समझाऊं तो देखो हो क्या रहा है तुम्हें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट देखो पास आने स्टार्ट हुआ, टर्न बाय वन बाय वन। ऑब्जेक्ट देखो इंफिनिटी से सी से पीछे आ गया, थोड़ा सा पास आ गया, तो इमेज हल्की सी पीछे की ओर खिसक गई है। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आया सी के ऊपर तो इमेज थोड़ा सा और पीछे की ओर खिसक गई। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आया तो इमेज थोड़ी और खिसक गई। ऑब्जेक्ट और पास आया तो इमेज और खिसक गई, और पास आया तो इमेज पीछे ही चली गई। तो यही हो रहा है पूरा कॉन्केव में। चलिए अब एक बार कॉन्वेक्स और देख लेते हैं, और उसके बाद हमारे केसेस पूरे हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पे। तो चलो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल,
सबसे पहले तो कन्वेक्स, अब हम बात करेंगे कन्वेक्स की। ठीक है, तो देखिए कन्वेक्स में क्या चीज है, कन्वेक्स में बहुत सिंपल है। जैसे कन्वेक्स में अब ये हमारा कन्वेक्स, कॉन्वेक्स याद रखिएगा, कॉन्वेक्स में पीछे की ओर शेडिंग होती है। ये हमारा पोल है, और अब सी और एफ दोनों ही उस तरफ ही बनने वाले हैं। ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो देखते हैं, अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ऑब्वियसली इसी तरफ ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से टकराएगा, मतलब लाइट रे आई ऑब्जेक्ट की आएगी, लेकिन ये ऐसे बाहर की ओर चली जाएगी। बाहर की ओर क्यों चली जाएगी, ऑब्वियसली अंदर तो चली नहीं जाएगी ना मिरर के, तो दैट्स बाहर की ओर चली जाएगी। चलिए ठीक है, एक और लाइट रे आती है, तो एक और लाइट रे जब यहाँ से आएगी तो ये भी बाहर की ओर ही चली जाएगी। अब सारी ले तो बाहर ही जा रही है, तो फिर फोकस से कैसे बनेगी। एक्चुअल में ये तो रियल रेज है, जब आप वर्चुअल रेज को पीछे की ओर लेके जाएंगे तो ये दोनों के दोनों जो वर्चुअल रेज हैं ये फोकस पे कटेंगे, और भी रेज आप लाते जाइए वो सारी वर्चुअल रेज फोकस पे कटेंगी। तो दैट्स वाई पहला रूल वही है, दैट इज अगर पैरेलल आएगा, जो रूल था पैरेलल आएगा तो फोकस पे ही कटने वाला है। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी, तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम इन्फिनिटी पे है, बहुत ही ज्यादा दूर है, तो लाइट रे तो सीधी ही आएंगी, तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनने वाली है। तो यहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे ही बनेगी। इमेज का नेचर डिमिनाइज पॉइंट साइज कह सकते हैं आप, और इमेज का सॉरी इमेज का साइज, इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर आप इसे कंपेयर करें कॉन्वेक्स वाले कॉन्केव वाले केस में, तो सारी चीजें सेम है सिवाय इसके, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। चलिए, ये तो पहला केस था। सेकंड वाला केस एक और देख लेते हैं। सेकंड वाला केस है, इसमें अरे गलत हो गया। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा फोकस और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देखते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आ ही गया है, तो हम सबसे पहले एक एक थोड़ी सी पास की ओर लेके आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पास लेके आ जाते हैं। तो पास में ये पहली लाइन आएगी, टकराएगी अंदर, बाहर कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी लाइन हम हल्की सी ट्राई करते हैं पोल पे डालने की, तो पोल पे तो हम जानते ही हैं रूल तो काम करेगा ही, दैट इज जितने एंगल पे जाके उतने एंगल पे वापस। अब ये वाली लाइन को हम पीछे की ओर लेके जाएंगे, वर्चुअल लाइन तो फोकस से कटेगी, और इस लाइन को मैं भी वर्चुअल लाइन में कन्वर्ट करूंगा, पीछे की ओर लेके जाऊंगा, तो ये देखो ये दोनों लाइनें यहाँ कट रही है, और यही हमारी इमेज बन जाएगी फाइनली। ये हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे की ओर बन जाएगी, ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो बस खत्म। अब एक बार देख लेते हैं दोनों सारी नेचर, दैट इज इमेज कहाँ है, इमेज है सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है हमारे, मतलब ऑब्जेक्ट है हमारे मिरर के सामने। ठीक है, यू कैन से मिरर के सामने। एंड इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है पी और एफ के बीच में। इमेज का नेचर डिमेनाइज, यू कैन से थोड़ा छोटा है, और इमेज का साइज, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें आप देखें कि आप चाहे जितने भी पास ले आए, ये यहीं कहीं आसपास में बनता रहेगा, पी और एफ के बीच में बनते जाएंगे। तो इन शॉर्ट, कॉन्केव मिरर में हर केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनती रहती है, एंड दैट इज द मेन रीजन कॉन्केव मिरर आर ऑलवेज यूज फॉर, कॉन्केव मिरर आर ऑलवेज यूज फॉर, ये हमेशा यूज करे जाते हैं, दे आर ऑलवेज यूज फॉर रेयर व्यू, रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स। अब रेयर व्यू व्हीकल्स क्या होता है, मुझे साइड साइड मिरर व्यू होता है ना, साइड मिरर, ये जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं आपके बाइक में, कार में, तो उसमें होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम ये वाले लगाएंगे तो उल्टा नजर आएगी हमें गाड़ी, तो किसी फायदा ही नहीं है। दूसरी केस, और इसमें हमेशा सीधी नजर आएगी पीछे की गाड़ी। दूसरा एक और केस है, ये देखिए, ये हमेशा जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इससे छोटी बन रही है, इस केस में भी छोटी बन रही है, इस केस में भी छोटी बन रही है। तो नॉर्मल सी चीज है ना, पीछे का पूरा रोड कम से कम कवर तो होगा, ऐसा तो नहीं है कम से कम कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी तो उतनी बड़ी ही नजर आ रही है शीशे में, तो कवर ही नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई ये दो रीजन है जिसकी वजह से रियर व्यू में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आई थिंक काफी है, ये हमने सारे के सारे केसेस कर लिए। अब हम थोड़ी और नॉलेज लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डाइव इनटू द न्यूमेरिकल्स। चलिए, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर डाइव करने से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। वैसे मैं बता दूं, अभी दुख में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है साइन कन्वेंशन लेके, बट कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या ही होगा।
साइन कन्वेंशन क्या होती है? ये साइन कन्वेंशन क्या होती है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कॉन्केव का लेता हूँ, क्योंकि कॉन्केव से ना समझना थोड़ा इजी हो जाता है। कॉन्वेक्स तो अभी आपने देखा ही थोड़ी देर पहले, भाई साहब कुछ समझ में मतलब बहुत वर्चुअल वर्चुअल चीजें चल रही थी, हमें रियलिटी पे थोड़ा बहुत होता है। हालांकि आजकल रियलिटी रियलिटी होती नहीं है, रियलिटी शोज भी रियल नहीं होते, बट कोई बात नहीं। रियलिटी शोज लोग घटिया चीज मैंने देखी ही नहीं, मतलब उसमें कुछ भी रियल नहीं होता। चलो वापस आ टॉपिक पे। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर रखा और मैं थोड़ा इधर उधर मैं रे वे नहीं बनाऊंगा, मान लीजिए ऐसे 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 करके, एंड मैं चलो पूरी बना देता हूँ। ये रे यहाँ से टकराई, ये यहाँ पर गई, उसके बाद ये एक और रे ऐसे गई टकराई, एंड देन यहाँ पर कटी, और ये मेरी इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है ना, यहाँ पर ये मेरी इमेज बन गई। अब है सारे के सारे जितने भी डिस्टेंस है, मैं थोड़ी देर के लिए ये पूरा बन ही गया, तो मैं सारे के सारे डिस्टेंस जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे डिस्टेंसेज हैं, कौन कौन से? पहला डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस मतलब पोल के बीच में, और ये इमेज का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, तो ये सारे डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे अभी? सेकंड क्वेश्चन, अभी तो ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, इमेज कई बार उधर उछल के चली जाती है, तो इन दैट केस पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस या नेगेटिव लेंगे? आप पूछेंगे डिस्टेंस लेना क्यों है? न्यूमेरिकल के लिए। आप, मैंने जो चैप्टर के स्टार्टिंग बोला था कि इमेज कहाँ लगेगी, लेंस कहाँ रखेगा या मिरर कहाँ रखा जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ये सारी चीजों के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही पूरा साइन कन्वेंशन हमें समझाता है। तो देखिए साइन कन्वेंशन समझने के लिए मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ, पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कौन कौन से डिस्टेंसेस हैं हमारे पास। पहला डिस्टेंस है, ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहला डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, पहला डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये और ये हमारी इमेज है, तो दूसरा डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तीसरी चीज ये भी है, तो एक एक करके सारे के सारे देखते हैं। पहले पहला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखिए सारे डिस्टेंस हमेशा पोल से नापा जाएंगे, क्यों, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है जिसे यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस है जिसे वी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। इसके अलावा सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही नॉर्मल सर्कल का रेडियस, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड एक और लास्ट एक डिस्टेंस है, कौन सा? एक है आपका फोकस, पोल से लेकर यहाँ तक के, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस। और ये सारे पॉजिटिव हुए या नेगेटिव होंगे ये देखना पड़ेगा। तो देखिए ये देखने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है, आपने ग्राफ देखे होंगे, ग्राफ जो चौकन्ना ऐसा टाइप का जो ग्राफ बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसमें चार होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसके अलावा इसे एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इन्हें एक्स डैश और वाई डैश ना बोल के मैं क्या बोलता हूँ, मैं इन्हें माइनस एक्स और माइनस वाई बोलता हूँ। इससे क्या होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले नंबर होते हैं। सेम यही पूरा ग्राफ इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। हाँ, जैसे ये हल्का सा मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ सो दैट आपको नजर आए, ये मेरा ये ग्राफ हो गया और ये मेरा ये हो गया। अब ये वाली एक्सिस है हमारी कौन सी, वाई एक्सिस, ये वाली है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाली है हमारी माइनस एक्स एक्सिस और ये वाली है हमारी माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, दो चीजें और मैं भूल गया था बता दी, मैं बता देता हूँ। दो और डिस्टेंसेस है, कौन कौन सी? ये ऑब्जेक्ट की हाइट भी है ना, इस ऑब्जेक्ट की एक हाइट भी है, तो इसे हम एच मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, एच मानते हैं। और इमेज की भी एक हाइट है, तो इसे हम एच डैश मानते हैं, एच डैश, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। चलो वापस आते टॉपिक पे। अच्छा, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब ध्यान से एक रूल समझिए, रूल क्या है, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ना, इनका एक रूल ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस है, जितना भी डिस्टेंस है वो एक्स पे नापा जाएगा, और जितना भी हाइट है, जितनी भी हाइट है वो वाई पे नापी जाएगी। इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत क्लियरली एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए स्क्रीन पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो या फिर मान लीजिए कोई मैंने बॉल फेंकी, तो जो बॉल है मान लीजिए इस टाइम पे बॉल यहाँ पर है, तो इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो कौन बताएगा, वो जमीन से, वो तो एक्स एक्सिस ही बता पाएगी ये जमीन है। लेकिन इस बॉल की हाइट कितनी है, उस चीज के लिए आप इसकी हाइट नापेंगे तो आप वाई एक्सिस पे ही नाप पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया, हाइट नापी जाएगी वाई पे और डिस्टेंस नापा जाएगा एक्स एक्सिस पे, बस इतना इतना, बाकी ग्राफ तो आप बना ही लेंगे। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अब इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कर लेंगे दो दो सेकंड, दो दो सेकंड। कैसे देखो, चलिए लेते हैं।
सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे आएगा? डिस्टेंस है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे आएगा? वाई पे, एक्स पे। डिस्टेंस है तो एक्स पे ही आएगा, डिस्टेंस है तो एक्स पे ही आएगा, तो एक्स पे आएगा। अब ये कौन से एक्सिस एक्स पे आएगा? एक्स या माइनस एक्स, किस पे आएगा ये? मैं हल्का सा इसे थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट कर रहा है। हाँ, कौन से इसे भी पूरे पूरे को हटाओ। डिस्टेंस एक्स, चलिए हाँ, तो कौन से पे आएगा ये? माइनस एक्स। माइनस का मतलब ये लग जाएगा इसके ऊपर फटाक से माइनस, यानी यू हमेशा माइनस में नापा जाएगा, बात खत्म। और ले लेते हैं, रेडियस छोड़ देता है अभी के लिए, ठीक है, रेडियस क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता तो रेडियस अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। वी ले लेते हैं, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अगर इमेज इस तरफ बनी है, कौन सी उस पर आने वाला है? कौन सी एक्सिस पे आएगा? इमेज डिस्टेंस से याद रखिएगा, इमेज डिस्टेंस कौन सी पे आ रहा है? माइनस एक्स पे आ रहा है, माइनस एक्स पे आ रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा तब तक जब तक इस तरफ है। अगर इमेज यहाँ पर होती, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, अगर इमेज यहाँ पर होती, ठीक है, तो इमेज अगर यहाँ पर होती तो आपका इमेज डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पर होता, वी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप नापते, है ना, वी एफ यहाँ पर नापते, तो दैट केस ये कौन सी एक्सिस पे आ जाता है? ये प्लस एक्स की एक्सिस पे आ जाता है, दैट केस ये प्लस में लिया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस है क्योंकि। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ये जो हाइट है वो कौन सी एक्सिस पे आ रही है? हाइट हमेशा वाई एक्सिस पे आती है ना, तो वाई पे, चलिए ठीक है, प्लस में माइनस में? प्लस में, तो दैट्स व्हाई ये प्लस में आएगा। लेकिन वही इमेज की हाइट कौन से एक्सिस पे आ रही है? आएगी तो वाई पे, लेकिन माइनस में या प्लस वाई पे? माइनस वाई पे, तो दैट्स व्हाई इमेज की हाइट आएगी माइनस में। इमेज हाइट किसमें आएगी? माइनस में। लेकिन अगर वही इमेज यहाँ पर होती, इस तरफ होती, तो उस तरफ इमेज इन दैट केस प्लस में हो जाती, क्योंकि प्लस मतलब वाई पे आती। क्लियर है ना? बस सारी चीजें क्लियर। फोकस, फोकस इस तरफ है, फोकस इस तरफ है, और फोकस भी डिस्टेंस ही होता है, तो फोकस कौन सी उस पे है? एक्स पे, माइनस एक्स पे, माइनस एक्स पे, तो दैट्स व्हाई फोकस इन दैट केस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बात खत्म, यही आपका साउंड कन्वेंशन है। क्लियर है? ग्राफ इमेजिन करो, सारी चीजें इमेजिन करो, खत्म, माइनस प्लस फटाफट फटाफट हो जाएगा साइन कन्वेंशन में। चलो, अब एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, बुक का न्यूमेरिकल करेंगे एंड दैट्स इट, बात खत्म। नेचर वेचर हमें सब कुछ पता चल गया, बस एक बुक का न्यूमेरिकल करेंगे और बात खत्म। चलिए, तो बुक का न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज तो भूल ही गए थे हम, एक बार एक कुछ फॉर्मूलाज और हैं, दैट इज एक है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। मिरर फॉर्मूला इज 1v 1u 1f, VUF हमेशा याद रखिए, VUF। तो यहाँ पर इक्वल टू एफ के आसपास हमेशा इक्वल टू आएगा। देखो, 1v माइनस, सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। याद करने का तरीका बाद में दिखाएंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस में, अभी हम फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं। तो हाँ, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप जानते हैं u मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फॉर फोकल लेंथ। एक और है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन सर? मैग्निफिकेशन, अरे बहुत सिंपल है। आपने देखा है जब आप फोन वगैरह में जाते हैं, आप की कोई कैमरा वगैरह से फोटो वोटो खींच रहे होते हैं, तो उसमें क्या आता है एकदम से? हाँ, उसमें क्या आता है, थोड़ा जूम करते हैं तो पहले पहले 1x होता है, फिर वो 2x हो जाता है, फिर 5x, 7x, 7.0x, अगर आप देखते हैं ना वो जूम करते रहते हैं। तो मैग्निफिकेशन वही होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब भाई ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी आपने कर दी, ऑब्जेक्ट से आपने कितनी बड़ी इमेज कर दी। तो मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन डिनोट किया जाता है एम से। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v अपॉन में u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v अपॉन में u। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या फॉर्मूला है? दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h, यानी हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज हाइट है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है दैट इज -v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इन तीनों को नॉर्मल फॉर्म में भी देखेंगे, बट वो रेगुलर सीरीज में देखेंगे, अभी फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है तो ठीक है। ये तीन फॉर्मूले मैग्निफिकेशन में, जो जहां लग जाए वो लगा देना। चलो, अब आते हैं फटाफट, अब एक फटाक से अब एक न्यूमेरिकल अब हम करें। तो चलिए टूट पड़ते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे। ये है आपका पेज नंबर 170, आई गेस इंडेक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है ये, है आपका आई थिंक पेज नंबर 170, पेज 170, इंडेक्स, इंडेक्स तो नहीं है ये, एग्जाम्पल है, सॉरी, ये है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए, है तो ये फिजिक्स का, तो फिजिक्स का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए,
ठीक है, पहली बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, एंड पहली बार पढ़ने पर कोई डायग्राम बन रहा है तो बना दीजिए, जैसे इसमें दिया हुआ है अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ समथिंग, रेडियस कर्वेचर। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप पढ़ते हैं तो फटाक से पहली बार पढ़िए और जो जो अपने काम था उसे निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर फटाक से इन्होंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, नजर आ रहा होगा आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3, तो ये मैंने गिवन लिखा और ये रहा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, if the bus is located at 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, बोला हुआ है अगर ये मिरर है तो ये मेरा मिरर है। ठीक है, और जो बस है ये मेरी बस है, तो बस जो है वो मेरे मिरर के 5 मीटर दूर पे रखी है, 5 मीटर सामने रखी है। ठीक है, तो ये क्या चीज होगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस? ऑब्वियसली भाई बस ऑब्जेक्ट है, इमेज थोड़ी ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे गिवन है 5। ठीक है, तो यू मुझे गिवन है 5। अच्छा ये 5, चलिए ठीक है, इसमें फाइंड द पोजीशन, पोजीशन पूछी हुई है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी और उसका नेचर क्या हो। तो पहले मैं इमेज देखता हूँ, इससे मुझसे इमेज पूछी हुई है कि इमेज जो है इस बस की कहाँ बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। चलिए, तो क्या पूछा हुआ मुझसे, इमेज का, इमेज कहाँ बनेगी, यानी वी पूछा हुआ है, नेचर पूछा हुआ है। बस यहाँ पर आपका आधा काम हो गया। कैसे, जो गिवन है वो लिख लीजिए, जो पूछा है वो लिख लीजिए, अगर फॉर्मूला आता तो कर दोगे, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो मुझे तो सारी चीजें मिली गई हैं। अच्छा एक और चीज, ये जो यू है यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करना है। ये जो यू है ये माइनस आएगा प्लस आएगा, यू के आगे माइनस आएगा प्लस आएगा, यू उसके सामने है, मिरर के सामने। तो एक बार फटाक से अगर मैं करूँ वो वाला, अगर आपको याद है वो पोल से ऐसे करके एक्सेस वाई एक्सेस, तो ये मेरा वाई, ये मेरा माइनस वाई, ये मेरा माइनस एक्स, ये मेरा एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कौन सी एक्सिस पे है, ये वाला डिस्टेंस, माइनस एक्स पे, एक्स पे डिस्टेंस है तो एक्स पे ही आएगा, तो माइनस, तो दैट्स वाई इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। तो ये माइनस यू जो है वो मेरा माइनस में है। चलिए, यू माइनस में हो गया, फटाफट वैल्यूज करते हैं। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन, तो चलिए ठीक है सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन का तरीका होता है हम लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर, मिरर फॉर्मूला। अच्छा किसी को अगर लग रहा हो कि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्योंकि उस क्वेश्चन में सारी गिवन चीजें हैं नहीं जिससे आंसर निकल पाए, तो दैट्स व्हाई मैंने जिसका आंसर इससे निकल सकता है ना उसको वो लिखा हुआ। तो मिरर फॉर्मूला इज 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, 1/v तो नहीं पता, 1 अपॉन में f पता है, सॉरी 1 अपॉन में u पता है, 1 - 5, और 1 अपॉन में f पता है। अच्छा f भी नहीं पता, अरे बाप रे, f तो निकाला ही नहीं, f कैसे निकलेगा। तो देखो हम क्या कहते रहते थे, हम कहते कहते नहीं रहते थे, हम कुछ बीच में कहते रहते थे, याद करो। हम बोलते रहते थे कि जैसे अगर कोई कॉन्केव मिरर है तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से आधे डिस्टेंस पे फोकस होता है हमेशा। ठीक है, सेंटर पे हमेशा आधे डिस्टेंस पे फोकस होता है। तो कायदे से इसका मतलब क्या हुआ, मैं साफ साफ तुम्हें बता देता हूँ। दैट इज जो जो फोकस होता है, फोकल लेंथ निकालने के लिए आप रेडियस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस को 2 से डिवाइड कर, क्योंकि तो आधे पे होता है इसके। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 मीटर, और यू कैन से 3/2, जो भी आपको सही लगे, 3/2 1.5 जो भी सही लगे। तो यहाँ पर फोकस है तो मैं यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, एंड सॉल्व करके 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 1/5। चलिए, अब ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस होगा, तो इसे थोड़ा सॉल्व वॉल्व करिए, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1/5, डेसिमल हटा के ऊपर 10 आ जाएगा। इसे फटाफट फटाफट सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 5 15, ओके, यहाँ पर तो 10 ही आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13/15। तो अब देखिए 1/v की वैल्यू है 13/15, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 15/13, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/13। तो इसे अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। डन। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस तो नहीं आ रहा था, सारे कैलकुलेशन सही है ना, चलिए ठीक है डन, ये तो हो गया डन। तो क्या पूछा था, v पूछा हुआ था, v तो निकल ही गया, v की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली है कितना, 1.15। एक दिक्कत आ गई क्या, एक दिक्कत आ गई, दैट इज नेचर, नेचर तो हमें पता ही नहीं है। देखिए नेचर यहाँ से निकलेगा, v प्लस में है, किसमें है, v प्लस में है। अब ये प्लस क्या डिनोट कर रहा है, देखिए एक बार लॉजिक लगाइए, ये आपका कनकेव मिरर, यही है ना आपके कनकेव मिरर, और यहाँ से ये ऐसा होगा, ये आपका c होगा, ये आपका f होगा, ये आपका p होगा, जो भी होगा। इसके बाद आपकी फटाफट यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा होगा,
यहाँ से रे ऐसे टकरा के बाहर गई होगी, यहाँ कहीं इमेज बनी होगी। तो कायदे से इंसॉर्ट ये लड़का बोल रहा है कि भाई इमेज जो है, इमेज का डिस्टेंस प्लस में है। तो एक बार जरा मुझे बताइए, अगर मैं इसके ऊपर ऐसा ग्राफ सा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वैसे तो आप धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना करने की जरूरत नहीं होगी, बट ये मेरा वाई, ये मेरा माइनस वाई, ये मेरा माइनस एक्स और ये मेरा एक्स। वी जो है वो डिस्टेंस है, वो भी कौन सी उस पर बना हुआ है, प्लस में। प्लस का मतलब वी कहाँ पर होगा, इस तरफ बना है ना, इस तरफ बना है। अगर इधर होता तो माइनस में आता, वी इस तरफ बना है। तो अगर इमेज इस तरफ बनी है, कहीं पर ही बनी हो, इमेज अगर इस तरफ बनी है तो क्या होती है, रियल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल इनवर्टेड। अब ये कैसे पता चलेगा, लाइट इस तरफ से आ रही है, लाइट किस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है। तो अगर लाइट इस तरफ से आ रही है और ये मिरर है, तो उस तरफ तो लाइट पहुंचने नहीं वाली, मिरर में जिस तरफ आ रही है उसी तरफ रहनी चाहिए। तो जिस तरफ लाइट रहेगी उसी तरफ कटेगी दोनों लाइटें, और इसी तरह इमेज बननी चाहिए, बट इमेज उस तरफ बनी है। तो जहां इमेज बननी चाहिए थी वहां नहीं बन के दूसरी तरफ बनी है। तो इस टाइप की इमेजेस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जहां पर इमेज बननी चाहिए थी वहां ने बनती, दूसरी तरफ बनती है, तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली जो हमारा आंसर होगा वो होगा, इमेज का नेचर क्या है, इमेज नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए, तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, वी की वैल्यू भी आ गई और इमेज का नेचर भी आ गया। चलिए, अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो देखते हैं फटाफट कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फटाक से पढ़िए एक बार में, ठीक है, और जो जो गिवन है फटाफट लिखते जाइए। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4.0 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है जो 4.0 सेंटीमीटर का है, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मैं हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कॉन्केव, मुझे इतना तो पता चल गया कॉन्केव मिरर है, तो ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, ठीक है। बोला हुआ है इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। और फोकल लेंथ भी गिवन है, अरे वाह, बहुत कुछ गिवन है इसमें। तो फोकल लेंथ गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और क्या गिवन है, व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। मैं स्क्रीन को कहाँ रखूँ, यानी इन शॉर्ट इमेज कहाँ बनाऊँ, इमेज कहाँ बनेगी। तो मुझसे साफ साफ पूछा हुआ है इमेज कहाँ बनने वाली है, ठीक है, इमेज पूछी हुई है। और क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद नेचर पूछा हुआ है एंड साइज पूछा हुआ है। साइज ऑफ इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज। तो चलो फटाफट जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो जो पूछा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये गिवन था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। अभी मैं कहीं प्लस माइनस साइन कन्वेंशन नहीं बताऊँ, जो वैल्यू गिवन है पहले वो लिखूंगा। इसके अलावा ये डिस्टेंस गिवन था, इमेज डिस्टेंस, जिसे मैं यू से डिनोट करूंगा, 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे फोकल लेंथ गिवन थी, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। चलिए, पूछा क्या हुआ है मुझसे, नेचर पूछा हुआ, पहले तो वी पूछा हुआ है, नेचर पूछा हुआ है, और हाइट यानी एच डैश पूछा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज पूछी हुई है। चलिए, अब साइन कन्वेंशन लगाते हैं। हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो कौन से एक्सिस पे है, अब देखिए साइन कन्वेंशन, ये फटाक से ये हो गया वाई, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स, ठीक है। चलिए, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कौन से एक्सिस पे आ रही है, हाइट वाई पे आती है, तो वाई पे ही आ रही है, तो ये हो गई, ये हो जाएगी प्लस। आगे यू, देखिए यू हमेशा माइनस में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहने वाला है और हमेशा माइनस एक्स पे ही आएगा, तो यू माइनस हो गया। फोकल लेंथ, इस केस में फोकल लेंथ कौन सी एक्सिस पे है, माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस में। बाकी तो हमें निकालना ही है, तो अपने आप ही आ जाएगा। तो बस फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। सब पहले वी निकालते हैं। वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे वी निकालने के लिए, वेब सॉल्यूशन पे आओ। तो वी निकालने के लिए हम करेंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो चलो, मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1 में f। चलो फटाफट यूज करेंगे, फटाफट। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू पता ही नहीं, अरे शिट, 1/v नहीं पता। 1/f, 1/u, 1/u कितना गिवन है, 25, यानी 1/25 इक्वल टू f की वैल्यू कितनी गिवन है, f की वैल्यू है, f की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा 1/-15, इसे ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए, इसे आगे थोड़ा और सॉल्व कर दिए। तो 1/v, ये अगर मैं ये इधर माइनस हो रहा हूँ तो जैसे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस में 1/15 प्लस 1/25। सॉल्व करिए इन दोनों को, ओके, इन दोनों को एक बार सॉल्व करिए।
तो दोनों का आ जाएगा एलसीएम आपका 75। 75 ये आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा +3। सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा -2 अपॉन में 75। अब ध्यान रखिएगा ये वैल्यू अगेन 1/v की है। 1/v इज इक्वल टू -2 अपॉन में 75। तो जब आप इसे v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में -2, मतलब इन शॉर्ट माइनस ऊपर भी आ सकता है। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 70 का आधा होता है 35 और बचे 5, 5 का आधा 2.5, दोनों को प्लस करिए आ जाएगा v इज इक्वल टू 30 माइनस में 37.5 सेंटीमीटर। चलिए बस बात खत्म, v की वैल्यू आ गई। और क्या पूछा था, नेचर पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए नेचर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अब देखिए v की वैल्यू आई है माइनस में। अब माइनस का मतलब क्या डिनोट कर रहा है, देखिए सोचिए, माइनस का मतलब कौन से एक्सिस पे बना हुआ है इमेज, इस तरफ ही बना होगा, ठीक है। तो कायदे से अगर इमेज इस तरफ ही बना हुआ है, माइनस का मतलब इमेज जो है वो इसी तरफ बनी हुई है। अगर इमेज इस तरफ ही बनी हुई है तो जहां बनना चाहिए वहां बना या कहीं और बना है। मिरर है ये, ठीक है। मिरर में लाइट रेज आती हैं और इधर ही आ जाती हैं, तो इसी तरफ लाइट रेज कटेंगी भी, तो इमेज भी इसी तरफ बननी चाहिए। तो जहां बननी चाहिए वहां बनी है, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, तो डायरेक्टली जो नेचर है वो हमारा हो गया नेचर इज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए एक लास्ट चीज बची हुई है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बचा हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से एच डैश। एच डैश कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारे, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे मैग्निफिकेशन के, अगर आपको याद हो तो। ये रहे, एक तो ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला था और एक ये फॉर्मूला था। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हमें दोनों ही केस में नहीं पता, तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। हम इस वाले में देखते हैं, हमें बाकी सारी चीजें पता है, यानी 4 के फॉर्मूले में अगर हमें एक बार लिख देते हैं नीचे, एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो एक बार ये वाला फॉर्मूला देखते हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा -v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। किसी भी फॉर्मूले में अगर 4 में से 3 चीजें गिवन होती हैं तो ही वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो पाता है। जैसे v की वैल्यू गिवन है, क्या v की वैल्यू जस्ट आई है, हाँ गिवन है। u की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। h की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, तो ये वाला निकल आएगा। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू है माइनस माइनस और एक और माइनस 37.5, ठीक है। u की वैल्यू कितनी गिवन थी, u की वैल्यू गिवन थी हमारी 25, माइनस में 25, -25 इक्वल टू एच डैश की वैल्यू तो हमें नहीं गिवन थी। एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू 4 थी, मुझे याद है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा हमारा, लीजिएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 37.5 अपॉन में 25, डॉट हटाओ, इंटू में 10 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में 4। ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई करिए, इसे थोड़ा बहुत फटाफट फटाफट सॉल्व करिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो आंसर हमारा अल्टीमेट, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा -6 इज इक्वल टू एच डैश, ठीक है। अब देखिए -6 आ रहा है, ठीक है। -6 क्या डिनोट कर रहा है, हमेशा देखिए, हमेशा ना माइनस प्लस कुछ ना डिनोट करते रहते हैं। जैसे माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए डिनोट किया है क्योंकि कायदे से ये हाइट नेगेटिव में। हाइट नेगेटिव का मतलब क्या, जैसे अगर ये हमारा लेंस होगा या मिरर, और ये जो हमारा मिरर होगा तो हाइट नेगेटिव में है, यानी हल्का सा एक बार जरा ग्राफ पे जाइए, ये हमारा ग्राफ है, अरे थोड़ा सा गलत बन गया, कोई बात नहीं। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा y, ये हमारा -y, ये हाइट है, तो ये नेगेटिव है, यानी -y में बनेगी, यानी ये नीचे बन रही है, ये नीचे की ओर बन रही है। हाइट है, नेगेटिव है, माइनस में बन रही है, तो यानी ये नीचे की ओर बन रही है, तभी तो नेगेटिव आया है। तो नीचे की ओर मतलब इन्वर्टेड, नीचे की ओर मतलब इन्वर्टेड, तो यानी इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल। तो दैट्स वाई ये रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ से भी आप देख के बता सकते हैं कि नेचर क्या है, ऊपर से या नीचे से। तो हमारा फाइनली रिफ्लेक्शन हो गया है कवर 1 घंटे में, बाकी के 1 घंटे में रिफ्लेक्शन और कवर करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा पूरा पूरा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं कि ये डाउट है आपका, तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा।